नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, यूं तो मैं राजनीतिक जब बातें करता हूं तो मैं किसी महापुरुष या किसी धार्मिक चरित्र का नाम लेना पसंद नहीं करता। लेकिन क्या करें, पिछले 11-12 साल से राजनीति ऐसी हो गई है कि हर राजनेता को जो अंधभक्त है वो ऐसे ऐसे नाम देते हैं कि जब जिक्र करना हो उनको मात देने वालों का या उनके सामने खड़े होने वाले का, तो फिर वो रेफरेंस आ ही जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, मोदी जी को किसी ने विष्णु का अवतार कहा, किसी ने राम का अवतार, किसी ने शिव का अवतार कहा। तो ऐसे ही जो उनके खासम खास है गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए भी एक टर्म पिछले 12-13 सालों से लगातार यूज हो रही है, उसका है चाणक्य। कहा जाता है कि अमित शाह से बड़ा चाणक्य भारत की राजनीति में कोई नहीं है, मौजूदा दौर में तो कोई नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं, और मैं पहले भी ये कई बार कह चुका हूं, मैं ये मानता हूं कि कोई चाणक्य वाणक्य कुछ नहीं होता। वक्त होता है, दौर होता है। जब आपका वक्त अच्छा होता है ना, तो आप जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं तब हर दाव अच्छा पड़ता है। तब चाणक्य वक्त होता है, उस कुर्सी पे बैठा आदमी चाणक्य नहीं होता। लेकिन क्या करें, अमित शाह को चाणक्य तो कहा ही गया। लेकिन विश्व गुरु और चाणक्य की ये जोड़ी अब लगातार मात खाती आ रही है, और इस चाणक्य की हर चाल का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने एक अमित शाह से भी बड़ा चाणक्य खड़ा कर दिया है। या यूं कहें कि राहुल गांधी का खासम खास सेनापतियों में एक चाणक्य शामिल हो गया, और इस चाणक्य ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी ऐसी चालें चली हैं कि मोदी जी के चाणक्य को हर कदम पर मुंह की खानी पड़ी है। और दोनों चाणक्यों की इस चाल का क्या असर हुआ है, उन दोनों के नेताओं के चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती है। मैं यहां बात कर रहा हूं राहुल गांधी के चाणक्य, जिसको मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का चाणक्य, वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और दोनों का जो जोड़ी है, इधर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी, इधर मोदी जी और शाह जी, दोनों के हाव भाव पूरी कहानी अपने आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोर। निशिकांत दुबे जी, याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। आप समझे जो मैं पहले कह रहा था, एक तरफ जोश है, एक तरफ मायूसी ही मायूसी, और चेहरा सबसे बढ़िया कहानी बताता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, चेहरे पर वो आ ही जाता है। आप जितना मर्जी हंसी लाने की कोशिश करो, लेकिन आप अंदर से अगर दुखी है, मायूस है, तो वो चेहरे पे झलक ही जाता है। और मोदी जी और शाह जी के चेहरे पर आपको दिख रहा होगा, ये कोई शोक सभा में नहीं बैठे। ये कल जब सदन का सत्र खत्म हुआ, मॉनसून सत्र, उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर के यहाँ पर चाय नाश्ते की पार्टी होती जिसमें विपक्ष नहीं आया, ये वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ कहा जाता, मोदी जी ने ये कहा कि उन्हें बड़ी चिंता इस चीज़ की होती है कि कांग्रेस में कई युवा हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक परिवार को बहुत बहुत डर, परिवार के दिल में बहुत डर है। ये भी बड़ी अजब सी बात है। प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी की टेंशन नहीं है, कांग्रेस की टेंशन है, और कह रहे हैं उस परिवार को डर है जो परिवार नए नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर डर होता तो राहुल गांधी क्या सड़क पर ये नारा लगा रहे होते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने तो हर बार आंख में आंख डाल के, मोदी जी की आंख में आंख डाल के बात की है, तो क्या यह डर की निशानी है? और रही बात नई लीडरशिप को मौका ना देने का, तो फिर अपने गिरेबान में झांक लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब बीजेपी में तो सबको मालूम है कि ऊपर जो दो लोग तय करते हैं वही नीचे तक होता है। वो
फाइनल लकीर है। कौन सा बीजेपी सरकार का मंत्री आपने देखा है कि अपने मंत्रालय के किए काम का उद्घाटन वो कर पा रहा हो? सब जगह तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं, चाहे सड़क का उद्घाटन हो, चाहे ट्रेन का उद्घाटन हो, चाहे कोई टेलीकॉम का उद्घाटन हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड का उद्घाटन हो, चाहे संचार से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा का हो, हर जगह। जब बीजेपी का कोई ग्राम पंचायत प्रधान कोई नाली भी बनवाता है ना, तो उसे इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ता है। और फिर मोदी जी बात करते हैं कांग्रेस की कि नई लीडरशिप को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते क्योंकि लीडरशिप जो है वो डरती है। पर क्या करें, अब कहने के लिए जब कुछ होता नहीं है ना, तो इस तरह की चीज़ें बोली जाती है, वो भी खासकर तब जब विपक्ष वहाँ है ही नहीं। सामने बोलते तब भी बात समझ में आती कि भाई हिम्मत दिखाई, पीठ पीछे कही बात तो क्या करें। खैर, बात हो रही थी चाणक्य वर्सेस चाणक्य की। इस वक्त बीजेपी में जो एक बहुत बड़ा डर है, वो डर क्या है? बीजेपी को इस वक्त सबसे बड़ा डर सता रहा है कि कहीं उनके जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो कहीं चुनाव ना हार जाए। और उनके चुनाव हारने की संभावना है या डर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सभी सांसदों को, ना सिर्फ अपने एनडीए के सांसदों को, कि कहा जा रहा है जो न्यूट्रल है उन सांसदों को भी फोन कर रहे हैं, बाकायदा खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये डर बैठा है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, जो आज के दौर में राहुल गांधी के लिए एक चाणक्य के रूप में उभर कर आ रहा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी क्यों चाणक्य के रूप में उभर रहे हैं, मैं उसका भी बताता हूँ क्यों मैं उन्हें चाणक्य कह रहा हूँ। वो इसलिए कि ये जो सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में लड़ाने का आइडिया था, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने का आइडिया था, ये रेवंत रेड्डी का ही आइडिया था। दरअसल मोदी जी के चाणक्य अमित शाह को लगा कि राधाकृष्णन को खड़ा करके स्टालिन को दुविधा में डाल देते हैं और तमिल प्राइड के नाम पर उन्हें थोड़ा सा लोगों के सामने उनकी जो है वो इज्जत या उनका जो रुतबा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वोट दे या एब्सटेन करें। लेकिन मैंने कहा ना कि मोदी जी के चाणक्य से 4 कदम आगे राहुल गांधी के चाणक्य। जब विपक्ष को कोई उम्मीदवार समझ में नहीं आ रहा था, किसी पे जीरो इन नहीं कर पा रहे थे, तब रेवंत रेड्डी ने ये नाम सुझाया, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी के साथ मिलकर जो तेलंगाना में जातिगत जनगणना पे काम किया है, उसमें अहम जिम्मेदारी सुदर्शन रेड्डी ने निभाई थी। वो एक कमेटी के चेयरमैन थे और क्रेडेंशियल नॉन पॉलिटिकल जज रहे हैं। रेवंत रेड्डी का ये नाम तुरंत सबको पसंद आया, इंडिया गठबंधन में सबको पसंद आया, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। इसलिए अब रेवंत रेड्डी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। डर का माहौल सिर्फ यही नहीं कि भाई हमने स्टालिन को दुविधा में डाला तो रेवंत रेड्डी की एक चाल ने चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी को दुविधा में डाल दिया, या फिर केसीआर की पार्टी को दुविधा में डाल दिया। सिर्फ इतना नहीं है, बाकायदा रेवंत रेड्डी तो अपील कर रहे हैं कि जितने तेलुगु रिलेटेड जो स्टेट की पार्टियां हैं, 60 एमपीज हैं, सबको सुदर्शन रेड्डी को तेलुगु प्राइड के लिए वोट करना चाहिए। ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ही इज नॉट कांग्रेस पार्टी मैन, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है तो हम लोग सब खुशी हो जाएंगे कि हम लोग, अगर हमें पूछे तो भी हम लोग जरूर हाँ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं, तो वो समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट बने तो देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम सब लोग तेलुगु स्पीकिंग के जितने भी लोग हैं, तो हिंदुस्तान में दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, पहले लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो अभी तेलुगु के लिए एक मौका मिले, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 60 एमपी लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, 60 मिलकर सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देने का जरूरी है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ सब विपक्षी दल से, वो तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस
या एमआईएम कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, जाति अलग है। अब जाति सब इकट्ठा होकर सुदर्शन रेड्डी जी को मदद देना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ा डर है कि अगर कहीं किसी का दिल पसीज गया या किसी को अपनी राजनीतिक कुछ फायदा दिखा, चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआरसीपी, केसीआर या फिर पवन कल्याण, किसी को भी, तो बीजेपी की गेम खराब हो सकती है। हालांकि मैं सही में बताऊं, अभी कोई बहुत चांसेस मुझे भी ज़्यादा नहीं लगते कि एनडीए का उम्मीदवार हारेगा, लेकिन राजनीति है, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। 65 का दोनों में अभी तक फासला गिना जा रहा है, लेकिन 65 में अगर कहीं 30 इधर उधर हो गए तो खेल हो गया, आप समझ ही सकते हैं। एक तो ये वजह है कि राहुल गांधी का ये चाणक्य उस चाणक्य पर भारी पड़ गया। दूसरा, आपको मालूम है ये जो एक बिल आया है अभी, जिसका प्रधानमंत्री आज जिक्र कर रहे थे बिहार की रैली में, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए कहा जाता है लास्ट मोमेंट पे ये बिल लाया गया कि कहीं तो हेडलाइन मैनेज हो, कहीं तो वोट चोरी से ध्यान हटे। तो वो जो बिल लाया गया जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक किसी को भी जेल में डाल के 30 दिन अगर जेल में रहते हैं तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि वो बिल पास होना नामुमकिन है, ये सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि 1/3 बहुमत सदन में नहीं जुटा पाएगी बीजेपी उसको पास करने के लिए। बट फिर भी चलिए, डिस्कशन के लिए तो आ ही गया, अब जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री के पास है। वो बिल हम लोग ने सबने चलाया, मैंने भी चलाया, सबने कहा कि ये एक तो ममता बनर्जी और स्टालिन को टारगेट करता है, दूसरा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए। लेकिन जब इस पे अंदर ध्यान से देखा तो पता लगा कि ये बिल दरअसल उन सबसे ज़्यादा रेवंत रेड्डी को टारगेट करने के मकसद से लाया गया था, क्योंकि जितने भी देश में अभी मुख्यमंत्री है उनमें सबसे ज़्यादा मामले अगर किसी पे चल रहे हैं, शायद 79 मामले वो रेवंत रेड्डी पर चल रहे हैं। स्टालिन पर तो मेरे ख्याल 40 के आसपास है, फिर डीके शिव कुमार है, सिद्धारमैया है, मतलब पहले 5 मुख्यमंत्री सब के सब नॉन बीजेपी के हैं, लेकिन सबसे टॉप में है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी से इस तरह से इतनी घबराहट हो चुकी है। इस घबराहट को और ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया जगन मोहन ने, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर टच में है रेवंत रेड्डी के जरिए। रेवंत रेड्डी क्योंकि पुराने साथी रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के पसंदीदा भी हैं, वो संबंध अच्छे हैं उनके जरिए। तो वहीं से उस दिन से बीजेपी जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, कंपकपी छूट रही है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू बीच में कुछ खेल ना कर जाए। तीसरा, रेवंत रेड्डी क्यों चाणक्य, मुझे लगता है कि अमित शाह से बड़े, कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चाणक्य हो गए। जिस वक्त तेलंगाना में चुनाव होने थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। स्ट्रगल, कांग्रेस का टारगेट सही में बताऊं उस वक्त ये था कि वो किसी भी तरह से अपने आप को चौथे नंबर पे या फिर और कम नहीं होना चाहती थी। सबसे बड़ा कांग्रेस का उस वक्त टारगेट था कि हम दूसरे नंबर की पार्टी होने चाहिए। फिर होती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी उनके साथ बात करते हैं और रेवंत रेड्डी उन्हें बताते हैं कि आपका ये यात्रा का प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, इसके बाद मैं भी एक यात्रा करूंगा। और राहुल गांधी फट तैयार हो जाते हैं कि हाँ आप यात्रा कीजिए। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होती है, रेवंत रेड्डी फिर तेलंगाना में पूरे राज्य में यात्रा करते हैं। उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी की यात्रा से भी ज़्यादा समर्थन रेवंत रेड्डी को मिल रहा था। उस यात्रा का असर ये हुआ कि 6 महीने में तीसरे नंबर की पार्टी सत्ता में पहुंच गई। बीजेपी मुंह देखती रह गई, बीआरएस मुंह देखती रह गई। ये हुआ तो हुआ क्या, इस हालत में थे। और वो हुआ कैसे, राहुल गांधी ने क्यों भरोसा जताया? वो इसलिए कि रेवंत रेड्डी पहले टीडीपी में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। जब उन्होंने राहुल गांधी के सामने पूरा प्लान रखा कि यहाँ पर केसीआर को कैसे हराया जा सकता है, बीजेपी को कैसे हराया जा सकता, उनका पूरा प्लान उसका रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के सामने रखा, क्योंकि वो अंदर की सारी उनकी हिसाब किताब जानते थे। तब राहुल गांधी ने उन पर भरोसा किया, उन्हें
प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर कमान सौंपी तो नतीजा भी उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। ये एक कारण बीजेपी को तब से लेकर खुंदक रेवंत रेड्डी से है। एक और कारण है, एक कारण यह है कि रेवंत रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, भले ही बीजेपी या कोई जो मर्जी कह ले, कांग्रेस के अंदर भी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने तेलंगाना में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की एक तरह से झड़ी लगा दी है। बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपया अब तक वो देश विदेश से इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में ला चुका है। और हैदराबाद, वैसे भी हैदराबाद हमेशा भारत की, चाहे वो राजनीति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, हैदराबाद एक वो जो है ना, कहते हैं वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रही है, हैदराबाद और तेलंगाना दोनों। क्योंकि देश की आर्थिकी इन्हीं दो शहरों ने बहुत हद तक संभाल रखी है। कहने को हम मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं, लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो आज की डेट में मुंबई से ज़्यादा हैदराबाद और बेंगलोर मिलके इस देश की आर्थिक उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों, बात फाइनेंस की हो रही थी, तो उसी से सिलसिले में कमेंट सेक्शन में मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपये की लाइफ टाइम फी के साथ, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं, और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और ये कैसे काम करती है। देखिए, मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक और इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को पहुँच जाता है तो ये अपने आप वहाँ पर खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट कहा जाता है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। और देखिए, यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी जल्दी आसानी से मैंने 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैसवर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट बुक करवाया लोगों ने, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज़ करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो फिर देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो जाइए और मार्केट वुल्फ ऐप को अभी चेक कीजिए। हाँ, तो वापस कहानी पे लौटते हैं। वो जो मैंने कहा था ना, आर्थिक हैदराबाद उसका वो टीस रह गई, क्योंकि बीजेपी को तो पूरी उम्मीद थी कि तेलंगाना वो जीत ही रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि हमें एक और खदान मिलने वाली है। आप ये समझिए, दक्षिण भारत से बीजेपी को तकलीफ क्यों है, क्यों बीजेपी इतनी खींचती है दक्षिण भारत से, क्यों साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल कर रही है दक्षिण भारत को लेकर। वो इसलिए कि राजनीति को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को पैसा चाहिए होता। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, नो डाउट, लेकिन वो जो पैसा जहां से आ रहा है वो फ्लो एक दिन आके रुकेगा। जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी वो रुकेगा। इसलिए राज्य सरकारें चाहिए, और राज्य सरकारें ऐसी जगह चाहिए जहां फाइनेंस पार्टी को मिलता रहे। इसलिए महाराष्ट्र बहुत जरूरी था मुंबई की वजह से, साउथ में कर्नाटक और तेलंगाना ये चाहिए ही चाहिए हैदराबाद और बेंगलोर की वजह से। लेकिन महाराष्ट्र, चले मुंबई तो किसी तरह ले लिया, लेकिन ना कर्नाटक मिला, ना हैदराबाद मिला, ना बेंगलोर मिला, ना हैदराबाद मिला।
अब ये दिक्कत ये है कि जैसे ही अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो अगर वहाँ आपकी रीजनल सरकारें नहीं हैं तो आपका पार्टी का फंड जो है सिस्टम वो रुक जाता है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत इस वक्त ये है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से और कहाँ से पैसा लाएगी। कांग्रेस पार्टी को कोई डोनेशन दे रहा है, कोई लाला डोनेशन दे रहा है, कोई छुटमुट देते हैं, थोड़ा सा वैसे ही हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं आ रही कांग्रेस को। वो आंकड़े आप देखते ही हैं। तो कहाँ से कांग्रेस पार्टी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, वो इन्हीं 2 स्टेट से कर रही है। तीसरी स्टेट हिमाचल में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के पास इतनी सारी स्टेट्स हैं, लेकिन यूपी से नीलबट्टा सन्नाटा, मध्य प्रदेश नीलबट्टा सन्नाटा, राजस्थान नीलबट्टा सन्नाटा, हरियाणा नीलबट्टा सन्नाटा, एक महाराष्ट्र के सहारे गुजरात नीलबट्टा सन्नाटा, एक महाराष्ट्र के सहारे कब तक सरवाइव करेगी पार्टी। इसलिए बड़ी ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को ये दोनों स्टेट पब्लिक ने दी, ना सिर्फ स्टेट दी, रेवंत रेड्डी जैसा चाणक्य दिया जो हर बात पे इस वक्त दिल्ली में बैठे चाणक्य पर भारी पड़ रहा है। और जब वो कह रहा है ना कि हम बीजेपी को 150 से नीचे रोकेंगे, जब वो मंच से कह रहे हैं रेवंत रेड्डी, तो रेवंत रेड्डी भी वो शख्स है जिन्होंने जो दावा किया कांग्रेस के लिए अब तक तो वो पूरा किया है। रेवंत रेड्डी ने जब दावा किया था कि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो बीजेपी तो छोड़िए, केसीआर तो छोड़िए, कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग हंसे थे, कांग्रेस के तेलंगाना के लोग भी हंसे थे नेता, कि ये बड़े बड़े दावे, चुनावी वादे ऐसे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत से कहीं दूर है। लेकिन जब सच हुआ तो सबके मुंह बंद हो गए। आज रेवंत रेड्डी को जब दिल्ली आते हैं ना तो बड़ी इज्जत से देखा जाता है पार्टी दफ्तर में, इसलिए वो जानते हैं कि कैसे मात दी जाती है, कैसे मात दे सकते हैं। बहुत शार्प माइंड है, पॉलिटिकल माइंड उनका। ये रही बात चाणक्य की। लेकिन चाणक्य के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जुड़ता है। मोदी जी के साथ बहुत सारे लोग अपने आप को हनुमान कहते हैं, चिराग पासवान हनुमान कहते हैं, लेकिन वो तो चलिए जैसे भी हनुमान है, लेकिन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास एक सचमुच का हनुमान है। जब भी कांग्रेस में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत आती है, वो हनुमान ट्रबल शूटर बनता है। यही भी बीजेपी को बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई एक हनुमान एक चाणक्य दोनों मिल गए, और वो हनुमान है डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। क्राइसिस बीजेपी को कैसे हराना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी। पार्टी के अंदर अगर कोई क्राइसिस है उसको कौन निपटाएगा, राहुल गांधी सीधा देखते हैं डीके शिव कुमार को। इसलिए डीके शिव कुमार को आए दिन बीजेपी या तो ईडी के जरिए या एक प्रोपोगंडा नकली वीडियोस के जरिए बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। कुछ ना कुछ उनके खिलाफ खेल चलता रहता है। आज भी एक वीडियो चलाया था जहां कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार देखिए आरएसएस का थीम सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार तो डीके शिव कुमार है। I am a congressman. I will lead the Congress by pillar, by birth, by life. I am a born congressman. My blood, my life, everything is there. But I have made a research on political parties. I have made a big research on political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, I made research. They are acquiring every schools in every district, taluk headquarters, investing a lot of money. They are trying to preach children. So as a leader, I should know who are my opponents and who are my friends. So I just try to know about the RSS, the history of RSS. I know them. Politically, we have a lot of differences. That is a different issue. But BJP also should know that I have gone very deep to them. So questions are being asked whether you're indirectly hinting. No direct hinting, no joining hands, nothing. वो कह रहे हैं ना डीके शिव कुमार, वंस अ कांग्रेसी इज ऑलवेज अ कांग्रेसी हैं। तो ये हनुमान और चाणक्य जो इस वक्त राहुल गांधी के लेफ्ट राइट में खड़े हो गए ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है। बेशक हर वक्त 24 घंटे केसी वेणुगोपाल उनके साथ चिपके रहे, लेकिन
वो एक, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में एक पीए से ज़्यादा कुछ नहीं है, वही काम वो कर सकते हैं। और ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आ गई कि केसी वेणुगोपाल पर कोई बहुत बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो चाणक्य और हनुमान की जोड़ी राहुल गांधी को मिल गई है ना, सही में बता रहा हूँ, ये दक्षिण भारत का किला तो पूरा मजबूत कर दिया है। साथ में प्लस पॉइंट देखिए, किस मैंने कहा ना, जब वक्त आता है ना तो सब चीजें सही बैठती है, तब सभी लोग चाणक्य बन जाते हैं। वक्त बदला, दक्षिण भारत में एक चाणक्य मिला, एक हनुमान मिला, तो उधर बड़े भाई की तरह, अब अगर आप अब इसी लैंग्वेज में बोलें तो जैसा दोस्त सुग्रीव था, वैसा सुग्रीव जैसा दोस्त स्टालिन के रूप में तमिलनाडु में है। उनके किले को भी कोई नहीं भेद पा रहा। तो दक्षिण भारत तो एकदम से सील है। केरल में खुद की गेम अभी कांग्रेस करने ही वाली है। इसलिए राहुल गांधी अब उत्तर भारत में डेंट कर रहे हैं। उत्तर भारत में भी ये कोशिश लगातार इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में अगर डेंट डाल दिया तो बिहार की कहानी बहुत दूर दूर तक जाती है। इस देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, प्रदेश तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कोई जिला, कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां कोई बिहारी ना हो। बिहारी हर जगह है और इसलिए बिहार की कहानी हर जगह पहुंचती है। अभी बिहार की कहानी देखिए, कल नीतीश कुमार ने एक फंक्शन में, मुस्लिमों के एक फंक्शन में, मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार भूल गए कि इन्हीं मुसलमानों ने पिछले 20 साल से, 25 साल से कि कुमार का साथ दिया है, खड़े, लेकिन टोपी पहनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ एक आप कोइंसिडेंस देखिए, इत्तेफाक देखिए कि आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहाँ पर गए, क्या कहते हैं, खानका रहमानी जो है वहाँ मिलने गए, मौलवी से मिलने गए। 1985 में ठीक आज ही के दिन राजीव गांधी भी इसी खानका रहमानी में गए थे, मौलवी से मिलने। मतलब इनके पिता थे या कौन थे जो आप फोटो में देख रहे हैं। 1985 के बाद 2025, 40 साल बाद, लेकिन ठीक वही दिन। ये इत्तेफाक है। इस इत्तेफाक के इशारे कहीं, ये इत्तेफाक है कि नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी देते हैं, सब कुछ करते हैं, वक्त बदलते का इशारा देखिए कि वही नीतीश कुमार मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, किसी और को पहना देते हैं। ये वक्त का खेल है भाई, पप्पू भाई, ये वक्त का खेल है और वक्त के खेल में बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए अभी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है। जब बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा, वो सबसे अहम है। मेरा गुरुकुल वही है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो एक बड़ी विनम्र विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।